हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एमकॉम से मन का जो हमारा ये सब्जेक्ट है बीआरएम, उसका जो दिसंबर 2022 का जो पेपर हमें पूछा गया था, उसका जो स्मॉल हमारा जो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल एंड थियोरी, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, ताकि ये जो क्वेश्चंस है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा समझ में आए एंड आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो हमने इसके अगले वीडियो में डिस्कशन किए है, तो मेक श्योर कि इसके पहले का जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिए, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी कि हमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसका फर्स्ट पॉइंट नेचर है। ओके, तो नेचर क्वांटिटेटिव के क्या होता है, यूजेस न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है उसमें जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वही यूज़ होता है। ओके, एंड क्वालिटेटिव में क्या होता है कि यूजेस डिस्क्रिप्टिव डेटा, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि टेक्सचुअल जो डेटा है जो मैं टेक्स्ट के रूप में हमें यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा जो है वो यूज़ नहीं होता है, वो क्वांटिटेटिव में यूज़ होता है। ओके, एंड सेकंड जो है वो है पर्पस। तो क्वांटिटेटिव का पर्पस क्या है, तो टेस्ट हाइपोथेसिस, मेजर वेरिएबल्स। ओके, एंड क्वालिटेटिव का जो पर्पस है वो क्या होता है, तो एक्सप्लोर आइडियाज, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। एंड सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैंने गुजराती मीडियम में भी राइट डाउन किया हुआ है, तो गुजराती मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है वो ये जो क्वेश्चन है वो रीड कर ले। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो वो है व्हाट इज़ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जो है वो क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी in a structured manner. It includes sections such as introduction, methodology, result, discussion and conclusion. तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है वो एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंटिंग करने का। तो कौन कौन से जो फाइंडिंग्स है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन होते हैं रिसर्च के स्टडी में, उन सब का ये डॉक्यूमेंट बनाता है। ओके, इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो यहाँ पर ये जो फाइंडिंग, एनालिसिस एंड कंक्लूजन है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी होता है, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो इन सब के यहाँ पर ये जो है उसका रिसर्च स्टडी करते हैं एंड देन इसका डॉक्यूमेंटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। देन यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन मैंने गुजराती मीडियम में भी राइट डाउन किया हुआ है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें यहाँ पर टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टेट करने रहेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है इट एम्स टू एक्सपांड थियोरिटिकल नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये जो बेसिक रिसर्च है उसका फर्स्ट एम क्या है, तो उसका एम जो है वो है एक्सपांड थियोरिटिकल नॉलेज। तो थियोरिटिकल नॉलेज जो है उसको एक्सपांड करने का इसका एम है, बट विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें बताया कि इट फोकसेस ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड अंडरलाइंग थियोरीज। ओके,
तो ये हो गया हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड यहाँ पर ये जो गुजराती मीडियम है उसके लिए मूलभूत संशोधनની બે લાક્ષણિકતાઓ एंड उसमें यहाँ पर फर्स्ट है तेनो हेतु तात्कालिक व्यवहारिक उपयोग विना सिद्धांतिक ज्ञान ने विस्तृत करवानो छे। एंड यहाँ पर ये जो सेकंड है वो है ते मूलभूत सिद्धांतों और अंतर्गत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करे छे। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करते। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वह है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो इसके पहले के वीडियो में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी डेटा होता है उसका सोर्स क्या होता है, तो कलेक्टेड फर्स्ट एंड बाय द रिसर्चर, यानी कि ये जो डेटा होता है वो अभी तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया है। अब के जो रिसर्चर है वो ये जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे फर्स्ट टाइम। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सेकेंडरी डेटा है वो है कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर ये जो सेकेंडरी डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो डेटा है जो किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है वही डेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है एग्जाम्पल। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल है सर्वे एंड इंटरव्यूज, जो हम इसके थ्रू प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो सेकेंडरी डेटा है उसके एग्जाम्पल है बुक्स, आर्टिकल एंड रिपोर्ट्स। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी डेटा। अब हम यहाँ पर इसका जो गुजराती मीडियम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो गुजराती मीडियम है उसके लिए भी मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पर राइट डाउन करके रख लिया है। ओके, देन यहाँ पर अब हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर ये जो डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग जो होता है उन दोनों का डिफरेंस हमें क्या होता है वही बताना है। ओके, तो डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो द एक्ट ऑफ इनपुटिंग रो डेटा इनटू अ सिस्टम, यानी कि जो भी रो डेटा होंगे उसको हमें यहाँ पर सिस्टम में पुट करना रहेगा। एंड सेकंड जो है वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बिकॉज यहाँ पर इसका मतलब होता है कि हमारा जो रॉ डेटा होता है उसको हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। ओके, एंड यहाँ पर ये गुजराती मीडियम में होगा सिस्टम में काचो डेटा इनपुट करवानी प्रक्रिया जो है डेटा एंट्री, एंड यहाँ पर है काचा डेटाનું अर्थपूर्ण माहिती में रूपांतर जो है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। देन यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो वो है व्हाट इज टेब्यूलेशन। तो टेब्यूलेशन यहाँ पर क्या होता है वो हमें बताना है। तो टेब्यूलेशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर इजी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर ये जो टेब्यूलेशन होता है उसमें हमें जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम में हम इजीली एनालिसिस कर सके उस तरह से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं टेब्यूलेशन। ओके, एंड यहाँ पर अब हम गुजराती में भी देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो टेब्यूलेशन એ સરળ વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન માટે પંક્તિઓ અને કોલમમાં ડેટાની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી છે। ઓકે, तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से भी गुजराती लिखा है, आई डोंट नो किस तरीके से लिखते हैं, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को ये हेल्पफुल हो सके। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर डेटा एंड ऑब्जर्वेशन इन दोनों का यहाँ पर यह स्मॉल क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट ही यहाँ पर डिस्क्राइब करने रहेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है डेफिनेशन। तो डेटा का डेफिनेशन क्या होता है, तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड होती है जो एनालिसिस के लिए यूज्ड होती है। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली परसीव फैक्ट और इवेंट्स। एंड इसका जो एग्जांपल है वो क्या होता है, तो डेटा का एग्जांपल देखें तो वो है रिकॉर्डेड टेम्परेचर वैल्यूज़, एंड ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल हम यहाँ पर देखें तो वो है नथिंग द वेदर कंडीशन विजुअली। ओके,
अब यहाँ पर नथिंग नहीं है, सॉरी नोटिंग है, तो यहाँ पर मैंने गलती से नथिंग लिख दिया, बट यहाँ पर नोटिंग है। ओके, अब यहाँ पर ये जो गुजराती में जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। ओके, एंड अब यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 8 नंबर में हम बताए कि मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल जो है वो हमें यहाँ पर स्टेट करना है। तो ये जो मॉडल है वो हमें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो सेम यहाँ पर हमें राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर ये पूरा मॉडल है, उसमें से वेर वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x1 x2 xn आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x1 x2 एंड xn जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, एंड b0 इज इंटरसेप्ट b1 b2 एंड bn आर कोएफिशिएंट एंड e इज द एरर ऑफ टर्म। बराबर, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो x1 x2 एंड xn है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड सॉरी ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x1 x2 एंड xn जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो b0 है वो इंटरसेप्ट है, उसमें से b1 b2 एंड bn जो है वो कोएफिशिएंट्स है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो e है वो डिनोट करता है एरर टर्म। तो ये हो गया हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो। तो आई होप कि आपको जिस तरीके से मैंने समझाया है तो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो सेम गुजराती मीडियम के लिए भी है, तो मैंने यहाँ पर गुजराती में नहीं राइट डाउन किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 9 नंबर में हमें क्या बताया कि फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट्स, यानी कि ત્રીજા અને ચોથા કેન્દ્રીય ક્ષણોના सूत्र। तो यहाँ पर गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम फॉर्मूला ही रहेगा, तो यहाँ पर गुजराती में मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो होता है वो है स्क्यूनेस, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट जो होता है कर्टसिस का, वो भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। ओके, तो ये हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ r² इज इक्वल टू 0.62 इन अ मल्टीपल रिग्रेशन, यानी कि बहुविध रिग्रेशन में r² इज इक्वल टू 0.62 अर्थघटन। तो अब यहाँ पर ये जो r का स्क्वायर दिया है हमें यहाँ पर इन मल्टीपल रिग्रेशन, उसका इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर r² इज इक्वल टू 0.6 मीन्स दैट 62% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variables, and this indicates a moderately strong relationship. ओके, तो यहाँ पर 0.62 का मतलब क्या होता है, 62% ऑफ वेरिएशन। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सप्लेन हमें किया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। ओके, एंड ये क्या इंडिकेट करता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, एंड यहाँ पर ये जो है r² इज इक्वल टू 0.62, एंड इसका जो अर्थ है वो है आश्रित चल में 62% भिन्नता स्वतंत्र चलो द्वारा समझावવામાં આવે છે। आ साधारण मजबूत संबंध सूचवे छे। ओके, तो ये हो गया है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली हमें यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो होती है उसमें पूछा जाता है, जो है यहाँ पर हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें दी है उसका हार्मोनिक मीन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू डिवाइड बाई सिग्मा 1 इंटू डिवाइड xi। ओके, तो यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी अमाउंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, टोटल 4 अमाउंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर n की जगह पर 4 लिखा है, एंड डिवाइड में यहाँ पर है सिग्मा 1 डिवाइड बाई xi। ओके, तो यहाँ पर xi का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कितने जो यहाँ पर डिवाइड में जितने भी अमाउंट हमें दिए हैं वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर सिर्फ 1 दिया है। ओके, तो 1 के नीचे हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 ही एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर +2, 3 है तो +3, एंड यहाँ पर 4 है तो +4। ओके,
तो ये हो गया। एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 4 एज इट इज़, डिवाइड में होगा 10, इन सब का प्लस। तो एंड इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.4, जो है हमारा हार्मोनिक मीन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन। तो आई होप कि कैलकुलेशन मैंने कैसे किया आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है एफ कैलकुलेशन, वो हम यहाँ पर करेंगे, जो है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एफ कैलकुलेशन। एंड यहाँ पर ये जो N1 N2 एंड ये दोनों जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एफ कैलकुलेशन है उनका फॉर्मूला करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एफ कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है S1 का स्क्वायर डिवाइड में होगा S2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हम यहाँ पर S1 का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं S1 का स्क्वायर। तो S1 का जो स्क्वायर होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, तो सिग्मा x1 माइनस x⁻1 उसका स्क्वायर। एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे N1 माइनस 1 के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा सिग्मा x1 माइनस x⁻1 का जो होल स्क्वायर है, इसकी अमाउंट हमें यहाँ पर बताई गई है, कौन सी है, तो 49.49। एंड यहाँ पर जो N1 है वो कितना है, 8 है। एंड उसमें से हमें -1 करना है, तो यहाँ पर 8 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो होगा 7। एंड इन दोनों का यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.07। तो ये हो गया हमारा जो S1 का जो स्क्वायर है उसका आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर S2 का जो स्क्वायर है उसका हम यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया एंड डिवाइड में आएगा N2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर इसकी अमाउंट हमें यहाँ पर दी है 198 एंड N2 हमें यहाँ पर दिया है 9। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8। एंड यहाँ पर इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24.75। तो ये हो गया S2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर F कैलकुलेशन जो है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। बट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो उसमें हमने यहाँ पर S1 का स्क्वायर ऊपर रखा है एंड S2 का स्क्वायर जो है वो नीचे रखा है। बट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें हम S2 का स्क्वायर अपर साइड रखेंगे एंड S1 का जो स्क्वायर है वो हम नीचे की साइड रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से जिसका भी आंसर यहाँ पर इसकी अमाउंट बड़ी होगी उसको हम यहाँ पर अपर साइड रखेंगे एंड जिसका भी आंसर यहाँ पर कम होगा उसको हम लोअर साइड रखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर S2 का जो स्क्वायर है उसका आंसर यहाँ पर बड़ा है एस कम्पेयर टू S1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको अपर साइड रखेंगे एंड ये जो है उसको हम यहाँ पर नीचे की साइड रखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है 24.75 एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 7.07 से। एंड इन दोनों का हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3.5। तो हमारा जो F कैलकुलेशन है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसी मेथड से सॉल्यूशन किया है इन सब का। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा एंड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो ये हो गया हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया है कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल। तो ये जो दोनों सैंपल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट उसका है साइज़ यानी कि कद। तो स्मॉल सैंपल में इसका साइज़ क्या होता है, तो लेस देन 30 होता है एंड लार्ज सैंपल में इसका साइज़ क्या होता है, तो मोर देन 30 होता है। ओके, तो यहाँ पर ये लार्ज सैंपल जो है उसमें यहाँ पर 30 और मोर यानी कि 30 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें है स्टैटिस्टिकल टेस्ट यानी कि आंकड़ाकीय परीक्षणों।
तो उसमें यहाँ पर ये जो स्मॉल सैंपल है वो यूज़ करता है टी टेस्ट एंड लार्ज सैंपल जो है वो यूज़ करता है जेड टेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल। एंड अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो है प्रैक्टिकल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 14 नंबर का, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो अब हम यहाँ पर ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि इफ़ n इज इक्वल टू 5 डिफरेंस। तो यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो हम साथ में राइट डाउन करते जाएंगे। तो फर्स्ट है n इज इक्वल टू 5। देन यहाँ पर हमें दिया है डिफरेंस जो है x बार माइनस म्यू इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x बार माइनस म्यू इज इक्वल टू 5। देन यहाँ पर हमें डेल्टा दिया है कितना है 16.5। टेस्ट द hypothesis that there is no significant difference between the sample mean and population mean। तो यहाँ पर हमें जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट करना है कि there is no significant difference between the sample mean and population mean। ओके, एंड यहाँ पर हमें z की जो अमाउंट है 0.05 की, वो हमें यहाँ पर दी है कितनी 1.96। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सब में बताई गई है। अब हमें इसका जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम यहाँ पर H0 से डिनोट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, तो इसका हमें यहाँ पर सेंटेंस लिखना रहेगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the sample mean and population mean। ओके, तो ये हो गया हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, उसका हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो राइट डाउन करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, एंड सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन के मीन जो है उन दोनों के बीच में नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू लिखेंगे जो है सैम्पल का, एंड वो इज इक्वल टू है म्यू। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है इज इक्वल टू म्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे देयर इज a significant difference between sample mean and population mean। ओके, तो ये हो गया हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसका। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है म्यू जो है सैंपल का इज़ नॉट इक्वल टू ओरिजिनल म्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमें इसका जो फॉर्मूला है वो पुट करना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो z का हमें जो फॉर्मूला है वही पुट करना रहेगा यहाँ पर। तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू इंटू डिवाइड डेल्टा एंड इंटू डिवाइड एन। ओके, बट यहाँ पर ये जो एन है वो हमें रूट के अंदर लिखना रहेगा। अब यहाँ पर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो एक्स बार जो है एक्स बार माइनस म्यू जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया है, तो 5 दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। डेल्टा की अमाउंट हमें यहाँ पर दी है कितनी है, तो 16.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16.5 एंड अंडर रूट एन है, तो एन की अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, तो 5 दिया है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर अंडर रूट करेंगे 5। एंड अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 यहाँ पर जो है एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, एंड 16.5 जो है
वो भी हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो 5 का रूट है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो 5 का रूट करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 2.236। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर इसको हम और सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा 7.38। एंड लास्ट में इन दोनों का हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.678। तो ये हो गया हमारा Z का आंसर जो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पर अब हमने जो Z कैलकुलेशन किया है उसका आंसर हमें मिला है 0.678। एंड यहाँ पर ये जो Z है 0.05, जिसकी अमाउंट हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, वो हमें यहाँ पर दिया है 1.96। तो 1.96 हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। ओके, तो इन दोनों में से अब कौन सी अमाउंट जो है वो बड़ी है वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी अमाउंट वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अवर कैलकुलेशन अमाउंट। तो यहाँ पर आएगा लेस देन का साइन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है वो अमाउंट यहाँ पर छोटी है एज़ कम्पेयर टू Z जो हमें दिया गया है, इसीलिए ये जो हाइपोथेसिस है वो हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हमें सेंटेंस में लिखना रहेगा। तो उसको हम यहाँ पर सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट difference between the sample mean and population mean at the 5% significance level। ओके, तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमें इस तरीके से राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर मैंने 5% का सिग्निफिकेंस लेवल राइट डाउन किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0.05 दिया है, इसका मतलब होता है 5%। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका जो आंसर है वो राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरे स्मॉल क्वेश्चन है जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा एंड आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके बाद भी, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।